गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ हीम सिंथेसिस, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने सारे हीम सिंथेसिस के स्टेप्स बताए थे। अब मैं इसके कुछ क्लिनिकल्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। हीम सिंथेसिस का सबसे पहले ना साइट पता करो भाई। लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी कि साइट कहाँ होता है। जो हीम सिंथेसिस होता है वो बेसिकली तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और साइटोसोल के अंदर में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के अंदर में पूरा का पूरा इसका स्टेप्स होगा, पर होता कहाँ पे है? तो एक लिवर में होता है और एक इरेथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स जो तुम्हारा प्रेजेंट रहता है ना बोन मैरो में, यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे तुम्हारा ही का हीम सिंथेसिस होता है। इसके क्लिनिकल्स की बात करते हैं हम लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्लिनिकल्स। कि मान लो अलासिंथेज है, अलासिंथेज का अगर डेफिशिएंसी हो गया, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, लाइक डिफेक्ट हो गया, जेनेटिक डिफेक्ट बेसिकली होता है जनरली। तो यहाँ पे अगर जेनेटिक डिफेक्ट हो गया अलासिंथेज का, तो उसकी वजह से क्या होता है? सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है कि बोन मैरो रेड ब्लड सेल तो बनाता है, लेकिन वो आयरन को ना, मतलब इसके अंदर में वो हीम रिंग के अंदर में एडजस्ट नहीं कर पाता, अच्छे से फिट नहीं कर पाता है उसको। इसकी वजह से सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, क्योंकि हीम का सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा जब तक तुम आयरन को नहीं डाल रहे हो सेंटर में। दूसरा है कि मतलब आयरन जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा है बेसिकली हीम रिंग में, तब तक तुम्हारा हीम कंप्लीट हीम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसलिए तुम्हारा अनीमिया हो जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सिड्रोप्लास्टिक अनीमिया। दूसरा है हमारा एला डिहाइड्रेटेज। एला डिहाइड्रेटेज एंजाइम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो एला डिहाइड्रेटेज एंजाइम होता है, इसके लिए ना जिंक बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बेसिकली जिंक एक को फैक्टर की तरह काम करता है, इसके एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। लेकिन जो लीड होता है ना, जो लेड होता है, वो इसके एक्शन को इनहिबिट करता है। और अगर एला डिहाइड्रेटेज में अगर कोई डिफेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है प्लम्बोपोरफायरिया, ठीक है, प्लम्बोपोरफायरिया। अब हम लोग देखते हैं यूपीजी 1 सिंथेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो यूपीजी 1 सिंथेज में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे होता है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। यूपीजी 3 सिंथेज में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हो जाता है कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक। फिर उसके बाद अगर यूपीजी डिकार्बोक्सिलेज में कोई प्रॉब्लम आता है तो हो जाता है तुम्हारा, अच्छा, अगर यहाँ पे यूपीजी 3 सिंथेज अगर नहीं बनेगा, तो मैंने पहले ही बनाया था कि यूपीजी 3 सिंथेज इंपॉर्टेंट होता है ताकि यूरोप और फायरिनोजन 3 बन सके। अगर तुम्हारे पास यूरोप और फायरिनोजन 3 नहीं रहेगा, सिंथेज नहीं रहेगा, एंजाइम नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है यूरोप और फायरिनोजन 1 का। यूरोप और फायरिनोजन 1 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजलेस होता है। तो अगर ये तुम्हारे पास यूपीजी 3 सिंथेज का अगर कमी हो रहा है या फिर इसका डिफेक्ट हो जा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक होने की संभावना है। यूपीजी डिकार्बोक्सिलेज में क्या होता है बेसिकली, अगर ये खराब हो गया तो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारे पास सीपीजी कॉप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज में कोई प्रॉब्लम आता है तो हेरिडेटरी कॉप्रोपोरफायरिया हो जाता है। और अगर पीपीजी ऑक्सीडेज मतलब प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसकी वजह से तुम्हारे को वेरिगेट पोरफायरिया हो जाता है। और अगर तुम्हारा लास्ट एंजाइम जो हमने पढ़ा था कि अगर फेरुचिलेटेज में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो इसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिया हो जाता है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन के बारे में। सबसे पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम है, जब ग्लाइसिन के साथ मिक्स होता है तो अला सिंथेज के प्रेजेंस में डेल्टा अला में बनेगा, और फिर उसके बाद ये हीम बन जाता है। तो जो हीम होता है ना, वो फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू अला सिंथेज को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और फिर उसके बाद ये जो जितना भी प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो करता क्या है, यहाँ पे ये फीडबैक इनहिबिशन देता है बेसिकली। तो एक तो ऐसे इसने करा, बेसिकली इसने अला को ही क्यों चुना, क्योंकि अला जो होता है वो एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और बोल सकते हैं एक रेगुलेटरी स्टेप होता है। और ना इसको और भी तरीक़ों से इनहिबिट किया जा सकता है। अला को इनहिबिट किया जा सकता है बाय द रिप्रेशन एंड डिप्रेशन एट जेनेटिक लेवल। इसका मतलब ये है कि रिप्रेशन एंड डिप्रेशन एट जेनेटिक लेवल का मतलब ये है बेसिकली कि यहाँ पे जो इसका जीन, जेनेटिक लेवल पे जो इसका जीन होता है ना, जो इसको बनाता है बेसिकली अला को, उसके ट्रांसक्रिप्शन को ही अगर हम लोग रोक देंगे तब भी ऐसा हो सकता है क्या कि ये रिप्रेस हो जाएगा। तो अगर जब हीम का अमाउंट हमारे बॉडी में अच्छा खासा होता है, उस समय इसको जेनेटिक लेवल पे ही इसको रिप्रेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इट इज़ इनहिबिटेड बाय द रिप्रेशन एंड डिप्रेशन एट द जेनेटिक लेवल। जो इसका जो जीन है, जो ट्रांसक्रिप्शन करके इसको बनाएगा, उस जीन में ही उस जीन को ये रिप्रेस कर दो, तो उसकी वजह से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं बेसिकली। समझ में आया? मतलब ये कि इनहिबिटेड बाय रिप्रेशन एंड डिप्रेशन एट द जेनेटिक लेवल, मतलब जो इसका जीन इसको बना रहा था, उसी को तुम रिप्रेस कर दोगे, उसी को सप्रेस कर दोगे, तो अला सिंथेज ही नहीं बनेगा। और अला सिंथेज ही नहीं बनेगा तो हीम सिंथेसिस भी आगे नहीं होगा, क्योंकि अला सिंथेज जो होता है वो एक रेगुलेटरी स्टेप होता है। उसके बाद दूसरा चीज़ जो रेगुलेशन में हेल्प करता है वो होता है इसका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो होता है अला का, हमने पढ़ा था कि जो हीम सिंथेसिस होता है वो 2 जगह होता है, एक साइटोसोल के अंदर में, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है अला का माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल तक जाने में, वो भी एक रेगुलेटरी स्टेप की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एला सिंथेज जो बेसिकली होता है, एला सिंथेज 1 और एला सिंथेज 2 में डिफरेंस क्या होता है।
देखो, जो अलासिंथेस 1 होता है ना, उसको तुम ड्रग्स के थ्रू इंड्यूस कर सकते हो, बट अलासिंथेस 2 को इंड्यूस नहीं किया जा सकता ड्रग्स के थ्रू। जो हीम होता है वो अलासिंथेस 1 को इनहिबिट करता है बाय फीडबैक इनहिबिशन, लेकिन जो अलासिंथेस 2 है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई फीडबैक इनहिबिशन नहीं होता है यहाँ पे। और हमने पढ़ा अभी कि अलासिंथेस 1 जो होता है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो अलासिंथेस 1 होगा ना वो सारे सेल्स के अंदर में एक्सप्रेस्ड होगा, सारे सेल के अंदर में, जो लेकिन जो अलासिंथेस 2 होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस होता है एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल्स में, बाकी और कहीं भी नहीं होगा। तो ये था डिफरेंस अलासिंथेस 1 और अलासिंथेस 2 के बीच में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।